नमस्कार दोस्तों, एसपीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपने समास के चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास के विभिन्न भेदों के बारे में अध्ययन किया हुआ है। इसकी 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तत्पुरुष समास में हमने ये जाना कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है? अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। ये मुख्य पहचान थी। आज हम जिन 2 समासों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं मित्रों, वो कर्मधारय और दृगु समास है। इनकी विशेषता ये है कि इनको तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। इन 2 समासों को तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है, जिसको अगर इन दोनों समासों को हम हटा देते हैं तो समास के 4 भेद माने जाते हैं। परंतु जब विद्वान इन दोनों को भी समास की कैटेगरी में जोड़ लेते हैं तो हमारे समास के 6 भेद हो जाते हैं। तो हम इन्हीं दोनों का अध्ययन आज करेंगे, कर्मधारय और दृगु समास का। और इनको तत्पुरुष का उपभेद क्यों कहा जाता है, हम इसकी जानकारी भी लेंगे। तो मित्रों, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, यहाँ पर है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय के समास की हम विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पहचानने में समझ आसानी हो जाएगी कि आखिरकार इसको तत्पुरुष का उपभेद क्यों कहा जाता है। देखिए, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या होती है? जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष्य, यानी कि दोनों, एक विशेषण होगा और दूसरा विशेष्य होगा, एक उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा, यानी कि उसकी उपमा दी गई होगी। तो जहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलेगा मित्रों, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, यानी कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध जहाँ पर हमें समस्त पद में देखने को मिल जाए, वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी, अब ये विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान क्या होता है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखें। उसका दूसरा पद प्रधान होता है। मित्रों, क्या लिखा है? उसका दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में भी दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौड़ होता है। तो एक ये समानता हमको देखने को मिली। उसके पश्चात क्या है? विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, यहाँ पे मित्रों ये बीच है, ये मिसप्रिंट हुआ है, मिसगाइड हुआ, मतलब गलत प्रिंट टाइप हुआ है। ये है बीच में, दोनों पदों के बीच में जो समस्त पद हैं उन दोनों पदों के बीच में के समान है जो, अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम विग्रह करेंगे तो या तो हम के समान है जो का प्रयोग करेंगे, के समान का प्रयोग करेंगे, है जो का प्रयोग करेंगे, या रूपी। विग्रह करते समय हमें इन शब्दों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम उसका विग्रह ही नहीं कर पाएंगे। कैसे? अब देखिए, विशेषण और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य कैसे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ क्या कहा गया? विशेषण और विशेष्य कैसे पहचानेंगे? विशेषण का मतलब होता है किसी चीज की विशेषता, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। ये तो आपको पता ही है। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होगा। कर्मधारय में भी तत्पुरुष की तरह ही दूसरा पद प्रधान होगा, यानी कि जो दूसरा पद, ये उत्तर पद होगा, ये प्रधान होगा। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। ये भला मानुष, जब हम इसका विच्छेद करते हैं, ये बना है हमारा 2 शब्दों से, भला और मानुष से। भला मानुष, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है भला है जो मानुष, मानस, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे मनुष्य की जो कि भला है। विशेषता क्या है उसकी? भला होना उसकी विशेषता है। समझ में आ गया? विशेषण और विशेष्य कैसे पहचानेंगे। फिर दूसरा है नीलांबर। दूसरा उदाहरण है हमारा नीलांबर। नीला और अंबर से मिलके बना है ये शब्द। इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो आता है नीला है जो अंबर, यानी कि विशेषता बताएगी कि आसमान है, अंबर है, और वो कैसा है? वो हमारा नीले रंग का है। नीले रंग का क्या है? अंबर है। ये विशेषता है उसकी। फिर है महादेव। महादेव जो कि बना है महान और देव से, यानी कि महान है जो देव। विशेषता क्या बताई गई है? ऐसा देव जो महान है। यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है और
जो प्रथम पद है, पूर्व पद है, वो गौड़ है और वो विशेषता है, विशेषण है, यानी कि पूर्व पद विशेषण होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे विशेषता बताई गई, कमल कैसा है, नीला है। तो मित्रों ये था हमारा विशेषण और विशेष्य से हम इसकी पहचान करते हैं। दूसरा है हमारा उपमान और उपमेय। अब उपमेय और उपमान, जब हम किसी चीज़ की किसी से उपमा तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमान और उपमेय कहा जाता है। यहाँ भी जो हमारा पूर्व पद होगा वो उपमान होगा, जो उत्तर पद होगा वो उपमेय होगी, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही होगी। तो कैसे पहचानेंगे हम, उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण कमल नयन, ये कमल और नयन से बना है। अब नयन तो यहाँ पर हमारा मुख्य पद है, उत्तर पद है, ये प्रधान पद है हमारा नयन। हम बात किसकी कर रहे हैं, आँखों की कर रहे हैं। लेकिन आँखों को उपमा किससे दे रहे हैं, हम आँखों को उपमा दे रहे हैं कमल से, कि कमल के समान नयन है। घनश्याम, घनश्याम, घन है और श्याम को मिला के बना है, यानी कि यहाँ का कहा जा रहा है कि श्याम तो है लेकिन किसके समान काला है, वो बादलों के समान श्यामल रंग है जिनका। चरण कमल, चरण और कमल से मिलके बना है, यहाँ पे कमल के समान चरण। तो इस तरीके से जहाँ पर हम किसी की तुलना करते हैं, चंद्रमुख, चंद्रमुखी, चंद्र रूपी मुख, कर कमल, कर रूपी कमल। तो इस तरीके से जहाँ पर हम विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का भेद हमें समझ में आ जाएगा, और जहाँ दूसरा पद प्रधान होगा मित्रों वहाँ पे हमारा कर्मधारय समास होगा। इसको तत्पुरुष का उपभेद इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और समास की, दृघु समास की। दृघु समास बहुत ही आसान समास है, आप इसको देखते ही पहचान जाओगे। बस एक बार समझने की ज़रूरत है, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको तो ज़िंदगी में कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। दृघु समास का पहला निश्चित पद जो होता है वो निश्चित संख्यावाचक होता है, विशेषण होता है, और दूसरा समूहवाचक होता है। बस ये पहचान है कि पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और जो दूसरा पद होगा वो किसी समूह का बोध करा रहा होगा, यानी कि हमको उससे समूह का पता चलेगा। तो ये जहाँ आपने पहचान कर ली तो समझिए आप पहचान जाओगे कि हाँ वहाँ द्विगु समास है। अब उदाहरण से देख लेते हैं। दोपहर, अब यहाँ क्या है, दोपहर, तो पहला शब्द क्या है, दो, और क्या, पहर। पहर समय का एक समूह है, यानी कि दो पहरों का समूह, जहाँ पर दो पहरों का समूह है। अठन्नी, आठ, अठन्नी मतलब यहाँ 8 आनों का समूह, मतलब जब पैसे, आने का मतलब यहाँ पैसे है, 8 आनों का समूह जो होता है वो अठन्नी। चौमास, 4 मासों का समूह, चौमास 4 मासों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। आबों मीन्स मतलब मित्रों क्या होता है, आबों का मतलब होता है नदियाँ, यानी कि पंजाब के आसपास आपको 5 नदियाँ मिलेंगी, इसीलिए उसका नाम पंजाब पड़ा है। तो नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो ये हमारा था दृघु समास, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको देखना है कि पहला शब्द संख्यावाची होना चाहिए। जहाँ भी संख्या देखने को मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, आप संख्या देख लो, संख्या है तो मतलब दृघु समास है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों को ही इसलिए कहा गया है, यहाँ हम पहर की बात कर रहे हैं कि कितने पहर, 2 पहर, इसलिए दृघु में और कर्मधारय में भी क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है, और इसी प्रधानता के कारण इसको तत्पुरुष का एक उपभेद माना गया है मित्रों, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे अगर अभी इस समय परीक्षाओं में पूछा जाए तो हमें तत्पुरुष मतलब समास के 6 भेद ही बताने हैं, क्योंकि कर्मधारय को और इसको दृघु को हम अलग अलग समास के रूप में देखते हैं। उपभेद पूछ दिया जाए कि क्या तत्पुरुष समास की कोई उपभेद भी हैं, तो अवश्य हम ये कर्मधारय और दृघु को उपभेद के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो मित्रों ये थे हमारे कर्मधारय और दृघु समास। अभी तक हम कुल 4 समास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और दृघु। अब इसके पश्चात हम करेंगे द्वंद्व और बहुब्रीहि समास, जो हमारे कल के वीडियो में हो जाएंगे।
जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हो जाएंगे, और उसके बाद हम इस पे विस्तार से प्रश्नोत्तरी करेंगे। इतने प्रश्न करवा दूंगा मित्रों मैं आपको कि उनके अलावा एग्जामिनर कहीं बाहर से आपसे पूछेगा ही नहीं। इतने प्रश्न होंगे उसमें, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समास पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।